अच्छा जी, आज के लेसन में हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और हम क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के बाद अपने प्री रिलीज मटेरियल में से उनके क्वेश्चंस को ढूंढ के वहां पे प्लेस करेंगे और ये देखेंगे कि हाउ टू आंसर दीज क्वेश्चंस आफ्टर वी हैव कंप्लीटेड द सॉल्यूशन ऑफ प्री रिलीज मटेरियल। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम में आपने पूरे सॉल्यूशन की कोडिंग वहां पे प्रोवाइड नहीं करनी और ना ही उसकी कोई ज़रूरत है, बल्कि आपने वहां पे उन क्वेश्चंस का आंसर देना है जो आपकी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होंगे। अभी रिसेंटली हमने जो प्री रिलीज मटेरियल कंप्लीट किया है, जो एक शॉपिंग मॉल के बिल का 1% कैलकुलेट करता है और फिर 3 चैरिटीज में से आपकी चॉइस की जो चैरिटी है उसको वो 1% डोनेट कर देता है विदाउट चार्जिंग यू एक्स्ट्रा। जो आपने बिल दिया हुआ है उसी में से 1% उस चैरिटी को जाता है। अब यहाँ पे इस वक्त आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर नजर आ रहा है, इसको मैंने पीडीएफ से वर्ड में कन्वर्ट कर लिया है ताकि हम इसमें आसानी से लिख सकें। अब आप ये देखें, दिस इज कंप्यूटर साइंस पेपर 2 अक्टूबर नवंबर 2016 और ये पेपर 2 है। 2210 के आगे /2 आपको नजर आ रहा है और उसने इस पेपर को सॉल्व करने के लिए 1 आवर एंड 45 मिनट्स दिए हैं। अब इस पेपर को देखते हैं। इतना याद रखें कि इसका प्री रिलीज मटेरियल वही शॉपिंग मॉल और 1% डोनेशन वाला है। अब इसमें आगे चलते हैं। इसके पेपर 2 पे उसने आपको प्री रिलीज मटेरियल का जो क्वेश्चन पेपर है वो एक दफा फिर प्रिंट कर दिया ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो कि क्वेश्चन क्या था, क्योंकि इससे नेक्स्ट पेज पे वो अब आपसे इसके बारे में पूछेगा। ये वही टास्क 1 डोनेशन सिस्टम, टास्क 2 रिकॉर्ड एंड टास्क 3 शो द रिजल्ट्स। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद वो कहता है पेज 3 पे कि दिस इज द सेक्शन नंबर 1 और इस सेक्शन नंबर 1 को अगर हम पहले एक दफा पेपर देख लें तो ये एक पेज हो गया, ये सेकंड पेज है और ये थर्ड पेज है और उसके बाद आगे सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। इट मींस कि आपने मैक्सिमम 3 पेजेस के ऊपर अपनी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस का आंसर देना है और कंपैरेटिवली ये पेपर आसान है। अभी हम सॉल्व भी कर लेंगे। अभी सेक्शन बी को भी अगर एक नज़र देखें तो ये सूडो कोड्स का एक क्वेश्चन उसने दिया हुआ है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ये फ्लो चार्ट का आ गया, 2 क्वेश्चंस हो गए। फिर एक सूडो कोड आ गया और फिर ये डेटाबेस का एक एक्सेल का क्वेश्चन है और उसके बाद ये पेपर जो है ये खत्म हो जाता है। तो फॉर अ वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट इट टेक्स हार्डली 45 मिनट्स टू कंप्लीट इट, लेकिन आप इसको आराम से तसल्ली से अटेम्प्ट करें, वहां पे टाइम सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम सेक्शन 1 में चलते हैं और सेक्शन 1 के क्वेश्चंस के मार्क्स काउंट करते हैं पहले। तो यहाँ पे ये इसका पेपर पेज 1 आ गया और इसमें 3 मार्क्स हैं, 3 + 3 6, फिर उसके बाद +5 ये 11 हो गए और उसके बाद ये 6 ये 17 और लास्ट 3 मिला के 20 नंबर के क्वेश्चंस आपको प्री रिलीज मटेरियल में से आएंगे और अगर आपने ठीक लिखा हुआ है तो सिमिलर टू अ पेपर ऑफ मैथमेटिक्स आपको यहाँ से 20 में से 20 मार्क्स मिलेंगे। It's up to the coding that we do in the school, that the same code is used in our answers in the exam। वहां पे उस वक्त आप नई कोडिंग बनाने की कोशिश ना करें, आप वो कोडिंग यूज करें जो हमने पहले टेस्ट की हुई है। एंड एवरी क्वेश्चन विल हैव एन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। अभी मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाते हैं।
ये इसका फर्स्ट पेज है। और क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है ऑल वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स एंड अदर आइडेंटिफायर्स शुड हैव मीनिंगफुल नेम्स। ये हमने प्री रिलीज मटेरियल में भी ये स्टेटमेंट कई दफा पढ़ी है। अब वो कहता है क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 ये है फॉर 3 ऑफ द वेरिएबल्स दैट यू हैव यूज्ड इन टास्क 1 स्टेट द नेम टाइप एंड इट्स यूज। मैं कोडिंग में आता हूँ, रिकॉल करता हूँ थोड़ा सा। ये यहाँ से वीबी में आ गए, टास्क 1 की कोडिंग को कंसल्ट करूंगा तो ये जो स्टार्ट की कोडिंग है इट बिलोंग्स टू टास्क 1। और यहाँ पे मुझे 3 वेरिएबल्स का सेट जो पहली लाइन में मिल रहा है dim c1 2 एंड 3 एज स्ट्रिंग, इन 3 वर्ड्स को मैंने यूज किया था चैरिटीज के लिए। अब आप वहां पे उसने मेंशन कर दिया मीनिंगफुल वेरिएबल्स, तो मैं इसको C1 से स्टार्ट लेता हूं। ये यहाँ पे पेपर में आ गए और मैं उसको बताता हूं कि मेरा जो फर्स्ट वेरिएबल था दैट इज लाइक dim ch। ये एग्जाम में ये इशू नहीं आएगा, ये जो लाइन ब्रेक हो गई है ये ब्लैंक स्पेसिस की वजह से है। अभी इसको ठीक कर लेते हैं, हम यहां से ये डॉट्स खत्म कर देंगे इसके। और जहां पे मैं लिखूंगा dim c1 एज स्ट्रिंग, ये मेरा वेरिएबल है। उसके बाद इसकी टाइप हमने क्या रखी थी, इस लाइन में सिर्फ स्ट्रिंग आएगा। वो पूछ रहा है कि डेटा टाइप बताएं इसकी, तो यहाँ पे आप लिख दें स्ट्रिंग। और थर्ड में वो पूछ रहा है कि आपने इसको क्यों यूज किया था, तो इसमें यहाँ पे हम लिख देंगे इट इज यूज्ड टू स्टोर द नेम ऑफ फर्स्ट चैरिटी फॉर डोनेशंस। ये इसका आंसर है। 3 स्टेप में हमने इसको आंसर कर दिया। यहाँ पे ये स्ट्रिंग आ गया और वेरिएबल नेम में ये यहाँ पे आपका dim c1 एज इंटीजर आ गया। अब इसके बाद आपको यही आंसर मांगा है उसने फर्दर 2 वेरिएबल्स के लिए, तो मैं उसी को कॉपी करके पेस्ट करना चाहता हूँ। ये यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और ये इधर आके इनको पेस्ट करा दिया। और यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिएबल टू नेम और यहाँ पे आ जाएगा ये C2। टाइप इसकी स्ट्रिंग रहेगी और ये क्यों यूज किया था, ये लाइन में कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज इट इज यूज्ड टू स्टोर द चैरिटी नेम ऑफ द सेकंड चैरिटी। यहाँ पे आप इसको सेकंड कर दें, ये दूसरे का आंसर आ गया। और फिर इसी तरह थर्ड में भी उसने 3 पूछे हुए हैं, ये आपने थर्ड टाइम पेस्ट किया। यहाँ पे आप लिखें वेरिएबल 3 dim c3 एज इंटीजर, इसकी टाइप स्ट्रिंग है एंड अगेन इट इज यूज्ड टू स्टोर द नेम ऑफ द थर्ड चैरिटी। तो ये 3 मार्क्स आपको यहाँ पे ये कंफर्म हो जाएंगे, हमने उसको जो भी उसने पूछा था उसका आंसर कर दिया। ये वेरी सिंपल वेरिएबल की डेक्लेरेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया और उसके जितने मार्क्स उसने हमें बताए थे वो मेंशन हो गए। नेक्स्ट इन द पार्ट नंबर 2, नेम एंड डिस्क्राइब द डाटा स्ट्रक्चर दैट यू हैव यूज्ड टू स्टोर द डोनेशंस टोटल फॉर ईच चैरिटी। डाटा स्ट्रक्चर्स का मतलब ये है कि आपने वहां पे वेरिएबल्स कौन से यूज किए थे जिनके अंदर आपने चैरिटीज को उनके डोनेशंस को स्टोर किया हुआ है। तो मुझे अगर मैं दोबारा उस कोड में जाके चेक भी करूं तो यहाँ पे मुझे वेरिएबल नेम्स मिलेंगे जो मैंने रखे थे। वो था यहाँ पे ये है AC1 AC2 and AC3। Account of charity 1 stands for AC1
एंड अकाउंट फॉर चैरिटी 2 एंड अकाउंट फॉर चैरिटी 3, ये 3 वेरिएबल्स हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, इसी को हम उधर मेंशन करेंगे। अब वापस क्वेश्चन पेपर में आ जाएं और यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन में जिधर वो पूछ रहा है डेटा स्ट्रक्चर्स का नाम बताएं, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन डिम के साथ ही आएगा। इधर हम लिखेंगे डिम AC1, AC2 एंड AC3 एज इंटीजर। ये इनके नेम्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स हो गए। उसके बाद वो कहता है 2 लाइनों में बताएं कि ये क्या करते हैं। हम इसको 2 लाइंस में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। These 3 variables are used to store donations in the following way। ये एक लाइन की डिस्क्रिप्शन देके मैं अपनी प्रोग्रामिंग को रिकॉल कर लेता हूँ और वहां से मैं 2-3 लाइनों को मेंशन करूंगा इधर, और वो ये वाली लाइंस हैं। इफ कंडीशन जो हमने लगाई हुई है उनके डोनेशंस को कैलकुलेट करने की, वो आप इधर इसमें यहाँ पे लिख दें। ये सारी एक्सप्लेनेशन जो ऊपर आपकी लाइन है उसको फिक्स कर देगा। और लास्ट में वो कहता है ये कोडिंग आपने क्यों की थी, उसका जवाब ये है कि हमने this code is designed to assign the 1% of donation to only सर जरा साजिद साहब को फोन करें, करते हैं। This code is designed to assign the 1% of donation to only one of the 3 charities। ये इसलिए इफ लगा हुआ है इसमें क्योंकि हमने तीनों को डोनेशन नहीं देना, हमने किसी एक को डोनेशन देना है। इफ स्टेटमेंट मेक्स इट क्लियर दैट डोनेशन गोज ओनली टू वन चैरिटी, ये इसका बस आंसर है। इसको इस तरह से जब आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले उसमें ऊपर उसने पूछा है नेम ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स, डिम वाली लाइन में हमने बता दिया। फिर उसने पूछा है डिस्क्रिप्शन, तो मैंने उसको बताया है कि दीज 3 वेरिएबल्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग मैनर। और फिर उसके बाद हमने इसको बताया है कि ये इफ यहाँ पे इसलिए जरूरी है कि अगर हम ये इफ नहीं लगाएंगे तो ये डोनेशन तीनों में से एक चैरिटी को नहीं जाएगा। So this question is done. Now coming to the next question, हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये बी पार्ट है। बी पार्ट में वो कहता है राइट एन एल्गोरिदम टू कंप्लीट द टास्क 2, and why he uses the word algorithm, he further explains it using either pseudocode or the programming statement or a flow chart। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स वाला है। यू कैन एज्यूम द टास्क 1 हैज बीन, वो कहता है पूरे टास्क 2 की कोडिंग बता दें। अब आपके पास यहाँ पे पेपर भी है, आप फौरन ये शिफ्ट करके इस पेज पे आएंगे और आप देखेंगे कि टास्क 2 कहता क्या है। ये एग्जाम में पेपर उसने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। टास्क 2 कहता है चैरिटी चॉइस बतानी है, फिर कस्टमर का बिल बताना है और डोनेशन कैलकुलेट होके जिसको डोनेशन गया है उस चैरिटी का नाम आना चाहिए। मैं वापस वीबी में जाऊंगा और यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग में आके मैं उतनी कोडिंग को रिकॉल कर लूंगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द चॉइस टू चूज अ चैरिटी, वो कहाँ से आता है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। इफ चॉइस या इनपुट भी लेना है, ये है डू के साथ सिलेक्ट योर चॉइस ऑफ चैरिटी। यहां से
आप इसका स्टार्ट लेंगे और किसको डोनेशन गया है ये हमारा वो आता है यहाँ पर लास्ट ऑप्शन, दैट ये वाला लूप वाइल। इसको आपको एग्जाम में ये लिखना पड़ेगा वहां पे। मैं इस आंसर शीट में आके इधर हम उसको पेस्ट करेंगे। ये सारी लाइंस पहले डिस्टर्ब कर रही हैं, इनको रिमूव करते हैं और यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। ये टास्क 2 की सारी कोडिंग आपको यहाँ पे एग्जाम में लिखनी है, क्योंकि उसने क्लियरली मेंशन किया है कि राइट द सॉल्यूशन ऑफ योर टास्क 2। तो ये इस सिंगल पेज के ऊपर आपकी कोडिंग आ जाएगी और ये उसका आंसर है। कितने मार्क्स आपको मिल जाएंगे? इट इज अ प्योर स्कोर ऑफ 6 मार्क्स। 6 मार्क्स आपको इसके मिलेंगे। अब इसी तरह ये वैसे बड़ा रेयर है, अब जो मोस्ट रीसेंट पेपर्स हैं उनमें वो पूरे टास्क की कोडिंग नहीं पूछता, वो उनमें से पार्ट्स के बारे में क्वेश्चन करता है। यहाँ पे अब वो सी पार्ट में कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ यू शो द टोटल्स सो फार इन द टास्क। ब्रैकेट में लिखा हुआ है टास्क 3, उसने इसका यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि पूरा टास्क 3 की कोडिंग इधर आप लिख दें। वो कह रहा है कि टास्क 3 की कोडिंग में जाएं और वहां से मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपने टोटल्स कैसे कैलकुलेट किए थे। तो वही ऊपर वाला ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिर रिपीट कर दिया गया है। आप यहाँ पे प्रोग्राम में वापस आ जाएं और यहाँ से अब हम देखते हैं कि टोटल्स कैसे कैलकुलेट किए थे। ये वाली लाइन और उसके बाद ये हम यहाँ पे ऐसे प्रिंट करते हैं। इस कोडिंग को आंसर्स में जाके थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा, दरमियान से लूप निकालना पड़ेगा। मैं ये सिलेक्शन ऑफ लाइंस को रिमूव कर देता हूँ इधर से। ये कोडिंग आ गई इधर और इसका फॉन्ट थोड़ा सा ठीक कर लें। अच्छा जी, अब इसमें हमने स्टार्ट लिया है कि सबसे पहले जो है वो आपकी चॉइस के मुताबिक जो है वो चैरिटी चूज होगी और फिर उसके बाद उसको वो डोनेशन जो है उसके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। ये जो दरमियान में रेपिटिशन वाला लूप है ये नहीं चाहिए, उसके कोड को आप छोड़ दें। और वेरी सिंपल, इफ चॉइस इज इक्वल टू 1 देन द डोनेशन गोज टू अकाउंट ऑफ चैरिटी 1। if the choice is equal to 2, same account a to AC2, and if the choice is equal to 3 then account number 3। और लास्ट में हमने उसको प्रिंट करा दिया है। अभी ये हमको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी करना है, आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ में बताना पड़ेगा कि ये क्या कर रहा है। इन द above coding first we get the choice of the customer about charity to whom he wants to donate. That choice, once saved, then his donation is added to the account of that charity named as AC1, AC2 और AC3। ये आपने ऊपर वाले इफ को इस लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। और फिर उसके बाद हम ये भी लिखेंगे, वी हैव आल्सो कैलकुलेटेड in C5 the full amount or total that has been paid to the
3 charities in a single day। हमने ये भी बता दिया कि हम तो C5 में भी प्लस कर रहे हैं कि टोटल पैसा उन्होंने कितना लिया है। और फाइनली we have output lines that show in an organized manner collection made by each charity followed in the end with the total donation amount। बस ये एक्सप्लेनेशन आपके इस आंसर को परफेक्ट बना देगी एंड यू आर कैंडिडेट टू गेट द 6 मार्क्स। अगर आपने कोडिंग लिख दी है, आपने नीचे ये उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब नहीं किया अपने वर्ड्स में, तो शायद आपको 6 में से फिर 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने कोडिंग नहीं लिखी और आपने उसको बस डिस्क्राइब कर दिया है, फिर शायद आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, वो 3 मार्क्स काट लेगा कि इसने कोड नहीं मुझे बताया। एंड कमिंग टू दिस लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है अब सेक्शन बी स्टार्ट होने से पहले। यहां पे वो कहता है एक्सप्लेन हाउ यू वुड चेंज योर सोल्यूशन फॉर टास्क 1 टू अलाउ द नंबर ऑफ चैरिटीज टू बी सेट टू 2, 3 और 4। क्या आप अपने प्रोग्राम के अंदर क्या चेंज करेंगे कि आप ये बता सकें कि चैरिटीज कितनी है और चॉइस में 2, 3 या 4 का ऑप्शन होना चाहिए। तो ये प्री रिलीज मटेरियल में नहीं है, ये उसने कहा है कि आप ये कैसे नया बनाएंगे। तो इसके लिए 3-4 लाइनों की कोडिंग आ जाएगी। डिम नंबर ऑफ चैरिटीज, इतना बड़ा वेरिएबल नहीं रखते, CH कर लें चैरिटी को एज इंटीजर। ये सबसे स्टार्ट में आएगा और फिर सबसे पहली लाइन हो जाएगी कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर नंबर ऑफ चैरिटीज फॉर टुडे, कि आज आपकी कितनी चैरिटीज हैं, और उसके बाद आएगा नंबर ऑफ चैरिटीज इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड की। इसमें आप इनपुट कर देंगे और फिर वो उसके मुताबिक आगे चलता रहेगा। तो ये सिंपल सी डिस्क्रिप्शन में मैंने उसको बताया है, और इसके बाद मुझे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बतानी पड़ेगी। वंस दिस कोड हैज बीन एडेड into our PRM solution, some further adjustments will also be required in the main code to adjust with option on number of charities for that day। ये लाइन लिखने का मतलब ये है कि सिर्फ ये ऊपर वाली 3 लाइनें लगा के तो उससे कोई आउटपुट में चेंज नहीं आएगा, बल्कि इसके बाद फिर हमें प्रोग्राम के अंदर भी मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर अपनी कोडिंग में एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। जाहिर है उसके लिए क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, द ऑपरेटर will enter names of charities based on this input, कि इस इनपुट के मुताबिक फिर चैरिटीज के नाम बताने पड़ेंगे। अगर 2 है तो 2 का नाम पूछेगा, अगर आपने इधर 4 बता दिया है तो फिर वो 4 के नाम पूछेगा। कोडिंग बिल्कुल नहीं बतानी क्योंकि सारा PRM चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे देन donations variables will also need to be reset between 2 और 4। जितने जितने वेरिएबल्स आपने डिफाइन किए हुए हैं
उनको भी फिर हमें सेट करना पड़ेगा, या 2 या 3 या 4। तो ये सिर्फ जहाँ पे लिख दें, ये ऊपर वाली 2 लाइनों के लिखने की वजह से अब हमारा वो ऊपर वाली 3 लाइनों की जस्टिफिकेशन हमें मिल जाएगी कि आपने जो पूछा वो हमने बता भी दिया, लेकिन सिर्फ ये 3 लाइनें लिखने से सारा प्रोग्राम चेंज नहीं होगा। तो ये इतना आपको एक्सप्लेन भी किया है साथ, इसके बावजूद ये 30 मिनट्स में हो गया है। तो जब आप एग्जाम में इसको सॉल्व करोगे तो एक वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट के लिए इट इज नॉट अ टास्क ऑफ मोर देन 15 मिनट्स। इसको अब ये मैं वहाँ पे ये सोल्यूशन चैट में आपको शेयर भी कर दूंगा। इसको अच्छी तरह से पढ़ें और देखें कि किस तरह से आप क्वेश्चंस को आंसर करना चाहिए आपको जब आप एग्जाम में आएंगे। तो ये है आज का हमारा लेसन। बड़ी अच्छी बात है कि आज आप 5 लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, वरना हमारी एवरेज जो है वो 3 की होती है। तो जो उस्मान भट्ट को आज फर्स्ट टाइम देखा है इधर, कल भी शायद आया हुआ था, तो अपनी अटेंडेंस को मेंटेन करें, अब पढ़ने के दिन है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्वेश्चन आंसर की आज कोई मेरे ख्याल से नहीं है वो यहाँ पे कोई ज़रूरत, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन है पास्ट पेपर की, इसको सॉल्व किया है। तो अब आप इसको एक दफ़ा खुद से अटेम्प्ट करें। यही इससे मिलता जुलता वर्कशीट आपको दी हुई है। अब तो सबको वो वर्कशीट सबमिट करवा देनी चाहिए आज शाम तक, क्योंकि इस जो मैंने आज अभी एक्सप्लेन किया इसके अंदर आपकी वर्कशीट के सारे आंसर आ गए। तो आई होप कि आप सब मुझे वर्कशीट सेंड करेंगे आज। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।